नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आपका स्वागत करता हूं सभी बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का। प्रिय विद्यार्थियों, आज के हम इस व्याख्यान में जॉब वर्क के और इसके प्रोसीजर के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉब वर्क को हम फुटकर कार्य भी नाम देते हैं, लेकिन इसका चूंकि जॉब वर्क ऐसे छोटा कार्य होता है जो कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जॉब वर्क होता है वो एक तरह से इसका नाम जॉब वर्क ही अपन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लेते हैं। ये जॉब वर्क क्या होता है, इसको एक सिंपल सी बात अपन जैसे समझें कि एक व्यक्ति रेडीमेड गारमेंट्स का खरीद बेच करता है, लेकिन वो रेडीमेड गारमेंट्स बाहर से भी मंगवा सकता है और खुद भी किसी टेलर से बनवा सकता है। जब वो कपड़ा सप्लाई करके किसी टेलर से बनवाता है तो ये टेलर का जो काम है वो जॉब वर्क हो गया। एक तरह से टेलर की जो कार्य है वो सेवा आपूर्ति से संबंधित कार्य माना जाता है। ऐसे ही मान लीजिए एक फर्नीचर का व्यवसायी होता है, वो किसी कारपेंटर से लकड़ी सप्लाई करके फर्नीचर बनवाता है, तो कारपेंटर अपनी मजदूरी लेता है, एक्चुअल में वो सेवा की आपूर्ति माना जाता है। तो इस तरीके से ये जो कार्य हैं वो सेवा की आपूर्ति के अंतर्गत माने जाते हैं। वास्तव में ये फुटकर कार्य जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में माना जाता है। इसमें किसी भी क्रिया को बाहरी स्रोत से पूरा करवाया जाता है, जिसकी परिणति जो है कल्मिनेशन जिसको बोलते हैं, किसी निर्माण में भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जॉब वर्क का अर्थ स्वयं इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ये एक प्रधान व्यक्ति होता है, प्रिंसिपल होता है। जैसे मैंने कहा कि कपड़े का व्यापारी है, रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापारी है या एक फर्नीचर का व्यापारी है, तो एक प्रधान हुआ, उसके द्वारा आपूर्त माल का प्रक्रियांकन यानी प्रोसेसिंग किया जाता है, और इसके अंतर्गत प्रधान निर्माणकर्ता इनपुट्स या अन्य माल को और प्रक्रियांकित यानी आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जॉब वर्कर के पास भेजता है। जॉब वर्कर और प्रधान निर्माणकर्ता दोनों को बहुत सी सुविधाएं और प्रक्रिया संबंधी रियायतें इसमें दी गई हैं। इसको बात में ध्यान में रखते हुए कि जॉब वर्कर एक छोटा व्यक्ति होता है जो कि जीएसटी कानून की पालना नहीं करता है, इसलिए जीएसटी कानून की पालना की जो जिम्मेवारी होती है वो प्रधान को दी गई है। यदि वो जो व्यक्ति जो है वो छोटा जॉब वर्कर है, लेकिन यदि वो जॉब वर्कर है उसकी सेवाओं का मूल्य अगर 20 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा हो जाता है या 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है, तब वो चूंकि जीएसटी के दायरे में आ जाता है। फिर वो स्वयं पंजीकृत उसको करवाना होता है और उसके ऊपर सभी प्रकार के वो नियम लागू हो जाते हैं। जीएसटी कानून में जॉब वर्क के लिए माल की रवानगी, फिर जॉब वर्कर से बिना जीएसटी चुकाए प्रक्रिया के बाद माल वापस प्राप्त करने के बारे में बहुत से प्रावधान दिए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। सामान्य रूप से जीएसटी का मीनिंग क्या होता है, वो सेक्शन 268 के अंतर्गत जो है वो जीएसटी कानून 2017 के अंतर्गत दिया गया है कि दूसरे पंजीकृत व्यक्ति से संबंधित माल पर, यानी माल किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति से संबंधित है और उस पर किसी व्यक्ति के द्वारा की गई प्रक्रिया, ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति जॉब वर्कर कहलाता है। तो वो प्रक्रिया तो जॉब वर्कर, ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति जॉब वर्कर कहलाएगा। माल का स्वामित्व जो जॉब वर्कर के पास हस्तांतरित किए बिना ही, यानी वो हस्तांतरित नहीं होता है उसके पास स्वामित्व जॉब वर्कर के पास, बल्कि वो प्रधान का ही रहता है। और जॉब वर्कर माल पर केवल प्रधान द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया को ही अपना अंजाम देता है। इसके संबंध में जीएसटी कानून के विभिन्न प्रावधान इस प्रकार से किए गए हैं। तो इसकी कार्यविधि यानी प्रोसीजर क्या होता है कि वो जो पंजीकृत प्रधान व्यक्ति जो होता है वो आदाय यानी इनपुट्स, पूंजीगत सामान, जानकारी और विशिष्ट शर्तों की अधीन उस जॉब वर्कर को बिना जीएसटी चुकाए उसको माल को प्रेषित कर सकता है, और फिर एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को भी भेज सकता है, और फिर कार्य पूर्ण करवा करके माल को बिना कर चुकाए वापस ला सकता है। आईटीसी के लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये नहीं है कि भाई आपने ये है वो उसको सप्लाई कर दिया, आईटीसी ले ली और फिर माल वापस आ गया तो आपकी आईटीसी वापस हो जाएगी, ऐसा नहीं होता इसमें। और पूंजीगत सामान को भी अपने यहाँ लाए ही बिना लाए ही सीधे जॉब वर्कर के पास भेज सकता है। प्रधान जो है वो आदाएं और पूंजीगत सामान को, ये जरूरी नहीं होता कि वो पहले सामान इस प्रकार का सामान उसके पास आए, वो सीधा भी जॉब वर्कर के पास आ सकता है और उस पर भी उसको आईटीसी मिल जाती है। जॉब वर्कर को माल प्रेषित करने के 1 वर्ष
या 3 वर्ष के भीतर जैसी भी स्थिति हो, जैसे पूंजीगत सामान के बारे में 3 वर्ष हो सकता है और अन्य के बारे में 1 वर्ष हो सकता है, जैसी भी स्थिति होती है माल प्रक्रियांकन होकर के वापस प्रधान के पास आ जाना चाहिए। ये अवधि है 3 वर्ष और 1 वर्ष, इसके भीतर ही माल के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग होकर उसको माल को वापस आ जाना चाहिए। ये इसके अंतर्गत कंडीशन होती है। और इसके बाद में क्या है, माल पर प्रक्रियांकन करने के बाद जॉब वर्कर माल को आगे और प्रक्रियांकन करने हेतु अन्य जॉब वर्कर को प्रेषित कर सकता है, बिना कर चुकाए प्रधान के किसी भी व्यवसाय के स्थान पर प्रेषित कर सकता है, शर्तों के दिन भारत के भीतर कर चुकाकर माल को अपने यहां से हटा सकता है अथवा बिना कर चुकाए निर्यात भी कर सकता है। तो ये बातें जो उसके जॉब वर्कर के लिए हैं कि वो माल को जब अपनी प्रक्रियांकन करके उसको माल को अपने यहाँ से रिमूव करेगा, उसको माल को हटाएगा, तो उस हटाने की प्रक्रिया के बारे में ये बताया गया है कि वो कैसे कैसे वो हटा सकता है। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखने की हैं। उसके माल के यहाँ से उसको माल की वापस प्रक्रियांकन करने के बाद माल को सप्लाई करने के बारे में उसके नियम हैं। जॉब वर्कर के अब ये कुछ टिप्पणियां स्पष्ट कर रही हैं कि भी जॉब वर्कर के परिसर से जब कर चुकाकर सीधे ही भारत में तीसरे पक्ष को माल भेजा जा सकता है या निर्यात तभी किया जा सकता है जब प्रधान ने जॉब वर्कर के परिसर को अपनी प्रधान पंजीयन प्रमाण पत्र में व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान घोषित किया हो। तो अब ये सब चीजें एक तरह से ये जब वो उसने अपना एक अतिरिक्त स्थान जॉब वर्कर के प्लेस को जब अतिरिक्त स्थान घोषित कर दिया हो, तब फिर जॉब वर्कर के लिए वो जो भी सप्लाई वहां के स्थान से होगी वो ये प्रधान की सप्लाई की तरह मानी जाएगी और उसमें वो सारी चीजें जो है वो प्रधान वाली ही लागू हो जाती हैं। तो ये बात है। जॉब वर्कर के पास प्रधान द्वारा प्रेषित करने से पूर्व उचित अधिकारी को इनपुट्स के विवरण और कैसी प्रक्रिया जॉब वर्कर से करानी है जानकारी देनी होगी। अन्य जॉब वर्कर के बारे में भी ऐसी जानकारी देनी होगी। तो ये तो निश्चित बात है कि भाई जब आप जॉब वर्कर के पास कोई माल बिना कर चुकाए भेज रहे हो तो इसकी जानकारी उचित अधिकारी को दी जाती है कि ये इनपुट्स है वो प्रोसेसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंतर्गत होती है। जो भी इनपुट्स या पूंजीगत सामान का प्रेषण एक चालान के दिन होगा जो प्रधान द्वारा जारी होगा। यदि जॉब वर्कर के पास सीधे ही माल प्रेषित किया जा रहा है तो भी इस प्रकार के चालान की आवश्यकता होगी और बीजक नियम 10 में विवरण शामिल करना होगा। तो ये को सारी जानकारी होती है वो उस ऑफिसर को देनी होती है। इसके बाद में दूसरी बात यह है कि जॉब वर्कर को प्रेषित माल पर इनपुट कर जमा जो है वो उसको मिलती है। धारा 19 के अंतर्गत जॉब वर्कर को कर योग्य माल का हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति अर्थात प्रधान जॉब वर्कर हेतु जॉब वर्कर को भेजी गई इनपुट्स प्रदान कर जमा आईटीसी पाने का अधिकारी होगा। यदि उसने सीधे ही माल जॉब वर्कर को भेजा तो भी उस पर आईटीसी मिल जाती है। प्रक्रियात्मक माल के वापसी की समय सीमा, टाइम लिमिट फॉर द रिटर्न ऑफ प्रोसेसिंग गुड्स। जीएसटी कानून की धारा 19 के अंतर्गत इनपुट्स पूंजीगत सामान के संबंध में जॉब वर्कर को प्रेषित करने से 1 वर्ष या 3 वर्ष, यानी इनपुट्स के बारे में 1 वर्ष है और पूंजीगत सामान की 3, जैसी भी स्थिति होती है उसके भीतर प्रक्रियांकन के माल प्रधान के पास वापस आ जाना चाहिए। किंतु सांचों यानी मोल्ड्स, डाई, जिग्स, फिक्चर्स, ये जो औजार अगर उसने उसको सप्लाई किए हैं प्रधान ने जॉब वर्कर को, उनके बारे में ये लागू नहीं होता कि वो वापस आने चाहिए। आधार का विवरण जो है विस्तारित अर्थ क्या होता है, एक्सटेंडेड मीनिंग ऑफ इनपुट्स क्या मतलब होता है। सीजीएसटी कानून के अनुसार यदि किसी आधार पर कोई प्रक्रिया करके फिर उसे जॉब वर्कर को प्रेषित किया जाता है तो ऐसे उत्पाद को आंतरिक उत्पाद कहा जाता है। क्योंकि वो एक प्रोडक्ट बन गया फिर उसको और आगे फर्दर प्रोसेसिंग करना है तो ऐसे अंतरिम उत्पाद को भी बिना कर चुकाए रवाना कर सकते हैं। अतः इनपुट से अंतरिम उत्पाद दोनों को ही बिना कर चुकाए जॉब वर्कर को प्रेषित किया जा सकता है। अवशिष्ट निस्तारण प्रावधान, वेस्ट क्लियरिंग प्रोविजंस क्या कहते हैं। कई बार क्या होता है जब प्रोडक्ट बनाया जाता है उससे वेस्टेज निकलता है तो उस वेस्टेज का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो इसके अंतर्गत सीजीएसटी कानून की धारा 143(5) के अनुसार जॉब वर्कर के परिसर में प्रक्रियांकन के दौरान बने अवशिष्ट को पंजीकृत जॉब वर्कर द्वारा कर चुका कर निस्तारित किया जा सकता है। अब यदि मान लीजिए वो जॉब वर्कर पंजीकृत है तब तो वो खुद ही इस प्रकार का वहां से टैक्स चुकाएगा, उसके ऊपर उसको निस्तारित कर देगा। अथवा उसके पंजीकृत अगर नहीं होता है तो जो प्रधान व्यक्ति है वो उसको निस्तारित करेगा टैक्स चुका करके। जॉब वर्कर सेवा की आपूर्ति, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जॉब वर्कर होता है वो वास्तव में एक सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है। वो अपनी काम की सेवा का मूल्य लेता है, एक मजदूरी ले रहा है तो वो सेवा की मजदूरी ले रहा है।
तो ऐसे व्यक्ति जो होता है वो चूंकि सेवा की आपूर्ति होती है, और इस सेवा की आपूर्ति भी अगर सेवा का मूल्य अगर 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी देय हो जाती है, वो पंजीकृत हो जाता है। वो पंजीकृत होना कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कि वो इस तरीके की जो है वो करेगा। और यदि उसकी 20 लाख रुपए या कुछ स्थितियों में 10 लाख रुपए से ज़्यादा उसकी सेवा का मूल्य हो जाता है, तो वो ऐसी आपूर्ति जो सेवा है उसके ऊपर 18% की दर से जीएसटी का पेमेंट करने का उसका दायित्व होता है, कि वो जीएसटी को इस प्रकार की सेवा के मूल्य पर 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करेगा। तो ये बातें इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी स्थिति में फिर वो क्या होगा कि चूंकि वो माल वो 18% की दर से जीएसटी का पेमेंट करेगा, और अगर इस तरीके का पंजीकृत व्यक्ति होता है तो अगर लेकिन वो अगर पंजीकृत होता है तो वही बात है कि अगर उसने जब सप्लाई करते टाइम दिखाया है तो वो वापस करेगा, तो वो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत प्रधान जो है वो उसको उसके अंदर रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करा देगा और उसकी आईटीसी भी ले लेगा। अदरवाइज अगर उसने इस तरीके की सप्लाई बिना कर चुका है चूंकि उसको भेजा है, तो ऐसी स्थिति में उसको आईटीसी तो उसको मिलती ही है ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये सेवा के बारे में ये क्लोज आपको तभी ध्यान रखना है जब उसकी लिमिट 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से अधिक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है वो जो वर्कर जो होता है वो उस पर जीएसटी के अंतर्गत उसका पंजीकृत होना अनिवार्य हो जाता है, और जब वो पंजीकृत हो जाता है तो फिर वो जीएसटी में 18% की दर से वो कर का भुगतान करता है। ये इसके अंतर्गत बात होती है। और चूंकि वो 18% की दर से वो भुगतान करेगा तो फिर उसको जो है वो उसमें इस प्रकार की जो नॉर्मल रेट से अगर 18% से टैक्स पेमेंट कर रहा है तो उसने अगर वो प्राप्त की है इस तरीके की आपूर्ति, तो उसके ऊपर उसका जो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जो है वो उसको आईटीसी भी मिलेगी। तो ये बातें जो हैं वो अपने को ध्यान में रखने की हैं। ये प्रोविज़न जो हैं वो जॉब वर्कर से संबंधित प्रोविज़न थे जो आपको इसमें स्पष्ट कर दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।